जो डिस्कशन कर दिया था वो डिस्कशन कर दिया था सातवाहनों तक, या डिस्कशन कर दिया था मैंने आप सभी को शुंग और कर्ण वंश बता दिए थे, याद है ना आपको? बताइए। शुंग वंश बता दिया था बेटा, आकांक्षा से बिल्कुल स्वागत है आपका, बहुत बहुत। ठीक है। ठीक है। चलिए, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए डिस्कस क्या करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कुषाण वंश को। कैसा डिस्कस करेंगे? कुषाण वंश को डिस्कस करेंगे। कुषाण, फिर गुप्ता, फिर वर्धन। और मध्यकालीन भारत आपका संडे संडे को हमने पढ़ाया है, तो आप सभी लोग उसमें जुड़े जुड़े भी होंगे। मध्यकालीन भारत कंप्लीट ही हो चुका है। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बता दो। शुभम सोलंकी, निशा, सभी को नमस्ते बेटे, जल्दी से बताएं। संडे की क्लास में जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते आप लोग? संडे को जो क्लास होती है उसमें आप लोग आते हैं ना? देखिए, जो नहीं आते हैं उनके लिए एक ऑप्शन और। वो ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन तो ये बनता है कि आप रिकॉर्डेड सुन लीजिए, ठीक है, ऑलरेडी वो भेज गया होगा आपके ऐप पे। या फिर दूसरा ऑप्शन बनता है आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ से आपको एक लिंक मिल जाएगा, लिंक इसमें पढ़ा होगा क्योंकि वो यूट्यूब पर भी जाती थी क्लास, तो यूट्यूब से भी पढ़ लीजिए, मेरा यही क्लास है। या तीसरा ऑप्शन ये है कि आप सफलता क्लासेस पे जाइए और प्ले लिस्ट में ढूंढिए, वहां पर मिल जाएगा। तीन रास्ते हमने बता दिए। और संडे को क्लास होती है, जब मैं क्लास ले सकता हूँ संडे को, तो आप पढ़ नहीं सकते क्या आकर के? बताइए। और फिर आप ही लोगों के लिए होती है, तो इसलिए आप सभी लोग, जो भी लोग नहीं आए थे, वो सभी लोग जुड़ जाएंगे, वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि मध्यकालीन भारत में आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इसलिए, ठीक है। तो इस बात को सभी लोग ध्यान रखिए। हाँ, गुड आफ्टरनून अंचल, मनु, जितने भी बच्चे आ रहे हैं सभी को नमस्ते, बिल्कुल सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। उषा, राहुल, विशाखा, बिल्कुल बिल्कुल ऐप पर भी जाती है क्योंकि जूम से कनेक्ट होके जाती है ना। दोस्तों, पहले तो पेड बैच में जाती है, पेड बैच से फिर वो यूट्यूब पर बाद में जाती है। जाती तो सेम टाइम पर ही है, लेकिन पहले वो पेड बैचेस में जाती है जूम के माध्यम से, ठीक है। हाँ, तो वो आपके ऐप पर भी होगी, ठीक है भैया। तो सारे रास्ते हमने बता दिए हैं। अब आपको कहाँ से आसान तरीके से मिल जाएगा, अब वो आप ढूंढ लीजिए और कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ भी आपको ऐप पर पहुंच गई होगी क्योंकि हमने तो भेज दी थी, तो लग भी गई होगी, मिल भी गई होगी, ठीक है। आज शुरू करेंगे कुषाण वंश। क्या शुरू करेंगे? कुषाण वंश। देखिए, कुषाण वंश की अगर हम बात करें तो कहते हैं कुषाण वंश एक्चुअली में दो कबीले हुआ करते थे। अच्छा, कल वाली पीडीएफ मेरे तरफ से चली गई है, आज शाम तक आप सभी को मिल जाएगी, ठीक है उषा जी। मेरे तरफ से तो तुरंत ही चली जाती है, ठीक है। बस आपको पहुंचने में या लगने में थोड़ा समय लगता है। आईटी आईटी डिपार्टमेंट जो है, जो आईटी टीम, टेक्निकल टीम लगी है, वो थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि थोड़ा सा वैसा काम भी होता है, ठीक है। हाँ, तो वो आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पीडीएफ मिली हुई है, वहाँ चालू नहीं हो रही है, चालू हो जाएगी, परेशान मत हुई, कुछ होगा, टेक्निकल दिक्कत आ रही होगी, हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कुषाण वंश की अगर हम बात करते हैं तो कुषाण वंश जो है, सबसे पहली तो ये चीज, ये एक ट्राइब्स है। ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति है, और ये दो कबीलों में थे। एक थे यूची और दूसरे थे तोखरी। एक थे यूची और दूसरे थे तोखरी, ये दो कबीले थे। तो यूची को ही कहा गया है टोचरियन जनजाति से संबंधित माना गया। तो यूची कबीला आगे बढ़ा और जो तोखरी था वो समाप्त हो गया।
यूची कबीला जो है ये मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक इसका प्रभाव था। मतलब वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान बोला है, पहले तो भारत ही था। तो मतलब कहने का यूचियों का जो प्रभाव था वो सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान, पहले तो ये भारत ही था। ठीक है, यहां तक इनका प्रभाव हुआ करता था। अब कहते हैं कि इसका जो संस्थापक था उसका नाम था कुजुल कडफिसेस। क्या नाम था? कुजुल कडफिसेस। 15 से लेकर के 65 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहा और इसी ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। मतलब कहने का कुषाण वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था कुजुल कडफिसेस। कहा जाता है कुषाणों का जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ वो इसका बेटा उत्तराधिकारी था जिसका नाम बिम कडफिसेस था। लेकिन कहा जाता है ऐसा, क्या कहा जाता है कि कुजुल कडफिसेस ने कुछ सिक्के चलवाए थे जिन पर इसने कुछ सिक्के या क्वाइंस इशू किए थे जिनके नाम क्या थे? युवांग। क्या नाम था? युवांग। उसी पर उसने लिखवाया था महाराज। क्या लिखवाया था? महाराज। उसी पर उसने लिखवाया था यह लाश। ये उपाधियां हैं थोड़ी सी। उसी पर उसने लिखवाया था कुफस। ये उपाधियों के नाम हैं। और ये जो सिक्के थे ये भी उपाधि है। ये जो सिक्के थे इन सिक्कों को ये स्वर्ण के बने थे। मतलब विच वॉज मेड अप ऑफ गोल्ड। गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे। कहते हैं कि इसका बेटा जो उत्तराधिकारी है बिम कडफिसेस गद्दी पर बैठा 65 से लेकर 78 ईस्वी तक। जब ये गद्दी पर बैठा तो कहते हैं ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी इन इंडिया। भारत में कुषाण वंश का ये वास्तविक संस्थापक माना गया। भारत में ये कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है और ये भारत में पहला ऐसा राजा है जिसने बहुत भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। और साथ ही साथ में जो ये बिम कडफिसेस है ये शिव का उपासक है। किसका उपासक है? शिव की उपासना करता है। अब जब शिव की उपासना करता है तो आप समझदार हो, तो शिव का उपासक कहेंगे। तो ये शैव धर्म को मानता था। किसे मानता था? शैव धर्म या शैव मत को मानता था। का अनुयायी था, फॉलोअर था। अंकित जी स्वागत है भैया, नमस्कार, जय हिंद। तो कहते हैं शैव मत को मानता था। तो इसने अपने जो गोल्ड क्वाइंस थे, जो सोने के सिक्के थे, उन सिक्कों पर कुछ आकृतियां बनवाई थी। जैसे शिव की आकृति थी, जैसे नंदी की आकृति थी, जैसे शिव जी का त्रिशूल था। त्रिशूल। तो ये वो आकृतियां हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये वो स्थान है मेरे प्यारे दोस्त, सिक्के जिन पर ये आकृतियां पाई गई थी। अब आपसे क्वेश्चन एक बनेगा, क्या बनेगा? सुनिएगा, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो आंसर आप देंगे इंडो यूनानी या इंडो ग्रीक। ठीक। दूसरा प्रश्न सुनिएगा, निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के
या भारत में सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के किन्होंने या किस शासक ने जारी किए, किस शासक ने जारी किया, तब आप आंसर देंगे बिम कटफिशर। मुद्दा क्लियर? जल्दी से बताओ। तीसरा सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए, तब आप ऑप्शन देंगे गुप्त वंश। देखिए तीनों ही सवाल संबंधित थे सोने के सिक्के से, लेकिन हर एक का आंसर अलग अलग था। बात क्लियर हो गई? जल्दी से बताएं, इतनी बात सभी को क्लियर हो तो। पहला प्रश्न मैं दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं, आप लोग सुनते नहीं है, कोशिश किया करिए, एक बार सुना करिए, है ना। एक ही बार में अगर सारी बातें अगर समझ में आए तो बहुत अच्छा रहता है, आपका टाइम बच जाता है। पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो आप आंसर देंगे इंडो यूनानी या उसके स्थान पर देंगे इंडो ग्रीक। दोनों का अर्थ एक ही है। इतना समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि 4 बार कहने से अच्छा है आपसे पहले कंफर्मेशन ले लो। इतना क्लियर है तो आगे बताइए। सभी लोग बता दीजिए, जितने भी क्लास में बच्चे हैं। ठीक है, दूसरा सुनिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए, तब आप ऑप्शन देंगे क्या करेक्ट, बिम कटफिशेस। क्या ऑप्शन देंगे, बिम कटफिशेस। क्लियर मुद्दा? जल्दी से बोलो। तीसरा, तीसरा और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए, तब आप आंसर देंगे गुप्त वंश ने जारी किए। मुद्दा खत्म, प्रश्न खत्म, जल्दी से बताओ। अब बिम कटफिशेस का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था कनिष्क, जो 78 से लेकर के 78 से लेके 102 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। ये जैसे ही ये गद्दी पर बैठा वैसे ही इसने एक संवत चलाया, जिसे हिंदी में शक संवत कहा गया और इंग्लिश में इसे शक एरा कहते हैं, जो 78 ईस्वी में चलाया गया था। इसी के आधार पर भारत सरकार के द्वारा, इसी के आधार पर भारत सरकार के द्वारा न्यू कैलेंडर बनाया जाता है और उस कैलेंडर के आधार पर ही भारत सरकार तारीख, दिन, छुट्टियां डिसाइड करती है। तो इसी का इस्तेमाल होता है कैलेंडर बनाने में। ठीक। अब कहते हैं कनिष्क की राजधानी क्या थी, कनिष्क की कैपिटल क्या थी। इसकी 2 राजधानियां थी, एक थी पुरुषपुर पेशावर और दूसरी राजधानी थी मथुरा। क्या मैंने कहा, एक थी पुरुषपुर पेशावर और दूसरी राजधानी थी मथुरा। ऐसा माना जाता है कि कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रतापी शासक अगर कोई हुआ है तो वो कनिष्क ही। कनिष्क ने अपने दरबार में कुछ विभूतियों को, कुछ विद्वानों को बैठाया जिनमें अश्वघोष थे, और अश्वघोष ने पुस्तक लिखी जिसका नाम था बुद्ध चरितम। और इस पुस्तक को बौद्ध धर्म में रामायण कहा जाता है। मतलब जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो इस पुस्तक को बौद्ध धर्म की रामायण कहते हैं। तो बौद्धों का रामायण
कहा जाता है। किसे बेटा? बुद्ध चरितम को या बुद्ध चरित को। किसके द्वारा लिखी गई थी? अश्वघोष ने लिखी थी। और अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे या कोर्ट पोइट थे। हालांकि इनकी कोर्ट में कोई अश्वघोष ही नहीं थे, वसुमित्र जी भी थे, वसुमित्र जी भी थे। इसके अलावा इनके दरबार में नागार्जुन भी थे। कौन थे बेटा? नागार्जुन भी थे, जिनका दूसरा नाम नागसेन था। क्या नाम था? नागसेन था। कहते हैं इनके दरबार में जो चिकित्सक थे, जो कोर्ट फिजिशियन थे, जो आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे। कौन से वेद के भैया? आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे। मतलब आयुर्वेदाचार्य कह सकते हो आप। क्या कहोगे? आयुर्वेदाचार्य कह सकते हो आप। उनका नाम था चरक, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम उन्होंने अपने ही नाम पर रखा था, चरक संहिता। जो कि आप देख रहे हैं, पुस्तक का नाम चरक संहिता। यहाँ पे दरबारी का नाम मिस है, वो आप लिख लेंगे, चरक ही नाम था, इसलिए 2 बार नहीं लिखा गया। तो अब बात समझ में आई। चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने लिखी। कौन थे? फिजिशियन थे। किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। हालांकि कनिष्क ने अपने दरबार की विभूतियों को से वसुमित्र जी ने पुस्तक लिखी थी, महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र की जो रचना की थी वो वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। अच्छा, इसी पुस्तक को बौद्ध धर्म में विश्वकोश कहते हैं। इसी पुस्तक को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे और इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। बोलो, याद रहेगा सभी लोग कि नहीं? जल्दी से बताओ। जल्दी से बता दो। ये सब में चलें आगे। अब मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा, सभी प्यारे दोस्त सुनिएगा, समझिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। एक ही फैक्ट, नागार्जुन, ये नागार्जुन वही हैं जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं या भारतीय आइंस्टीन कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बताइए। कहते हैं नागार्जुन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में इन्होंने एक सिद्धांत बताया था, सापेक्षिता। सापेक्षिता सापेक्षिता का सिद्धांत जिसे इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सुना है सभी ने? नहीं सुना? E इक्वल्स टू एम इंटू सी स्क्वायर, यही तो होती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टीन ने दी थी। याद करो। तो आइंस्टीन ने कब दी थी? 17वीं शताब्दी में, या सेंचुरी कह लीजिए अब आप। कनिष्क ने कब दी? पहली सेंचुरी में। तो बताओ चोर कौन हुआ? बताओ जल्दी से, चोर कौन हुआ? अभी वाला आइंस्टीन जो आप पढ़ते हो साइंस में, या हमारा आइंस्टीन जो भारतीय आइंस्टीन कहलाता है? चोर कौन हुआ? ई वाला आइंस्टीन, ई वाला। मतलब जो हम और आप पढ़ते हो अभी। क्यों चोर हुए? इनका नाम फेमस हो गया, इनको कोई नहीं जानता। गलत है कि नहीं बताओ?
जल्दी से बोलो गलत है कि नहीं, जल्दी से बताओ। तो अब बात आती है कि हमारा आइंस्टीन है जिसका नाम है नागार्जुन, या दूसरा नाम क्या बताया था, नागसेन। नागसेन ये बौद्ध धर्म का प्रकांड विद्वान भी है, बौद्ध धर्म का विद्वान भी है प्रकांड। आप विद्वान लिख लो, प्रकांड छोड़ दो। कौन है बेटा, विद्वान भी है, ठीक है। तो इनका नाम पहले आना चाहिए लेकिन आता इनका है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम जान गए, आप जान गए, बहुत अच्छी बात है। आप सुनो आगे। कनिष्क ने प्रसिद्ध रेशम मार्ग, यहाँ पर एक सिल्क रूट होता था जिसके माध्यम से चाइना से ट्रेड किया जाता था सिल्क का। किसका ट्रेड होता था चाइना से, ट्रेड होता था सिल्क का, ठीक है। इस पर कनिष्क ने अधिकार कर लिया, इस रूट पर, रास्ते पर अधिकार कर लिया। जो भी व्यक्ति ट्रेड करेगा उस व्यक्ति को अब कनिष्क को टैक्स देने होंगे या आपको टैक्स देने पड़ेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप याद भी रखिएगा। मुद्दा क्लियर हो गई, जल्दी से बताओ, इतना मुद्दा क्लियर सभी को। अब बात क्या आती है उसे समझने की कोशिश करिएगा और जानने का प्रयास करिएगा, ठीक। कहते हैं कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, याद होगा आप सभी को। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कहां पर, कुंडल वन कश्मीर में, जो कि प्रथम शताब्दी में हुई थी। और इस संगीति का जो अध्यक्ष था वो वशमित्र था, या जो अध्यक्ष थे वो मशमित्र थे, और जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे, अश्वघोष थे। बोलो हाँ या ना। कहते हैं कनिष्क ने ही बताया, या कनिष्क के समय में ही जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया। कौन, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान क्या है, महायान क्या है। हीनयान वो है जिसमें मूर्ति पूजा को कहीं ना कहीं अस्तित्व दिया गया है, मूर्ति पूजा की बात कही गई है। जबकि महायान कहता है कि आपको गौतम बुद्ध के उपदेशों और उनकी कही गई विचारधाराओं पर कार्य करना है। ये कहते हैं गौतम बुद्ध की प्रतिमा या मूर्ति की पूजा करो, और वो बगल वाला जो धर्म है वो कहता है मूर्ति पूजा है, उल्लूपन, बकवास है। ये कहता है उपदेश, जो उपदेश दिए गए हैं वो फॉलो करो। अब मुद्दा वही, कोई ये फॉलो करता है, कोई ये फॉलो करता है। बोलो, जैसे हम और आप सभी लोग हैं, है ना, सभी लोग भोले बाबा की पूजा करते हैं, ईमानदारी से बताओ। तो कुछ ऐसे होंगे कहेंगे नहीं हम तो बजरंग बली की करते हैं, भले ही बजरंग बली में भोले बाबा हो। किसी से कह दो सभी लोग दुर्गा माता को मानते हैं, तो कहेंगे नहीं हम भैया सरस्वती माता को मानते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरिएशंस पाए जाते हैं। इस पर कोई स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये आस्था का विषय है। बोलो हाँ या ना। और आस्था से ऊपर संसार में कोई भी व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता, ये संविधान से भी ऊपर है। अगर आस्था की बात फंस जाए तो संविधान आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन आस्था आगे पीछे नहीं हो सकती, इस बात को जरूर है। मुद्दा क्लियर हो गया हो तो बताएं जल्दी से सभी लोग। तो यहाँ पर हीनयान और महायान अलग अलग हैं, जो कि बौद्ध धर्म के दो हिस्से हैं। एक में मूर्ति पूजा और दूसरे में उपदेश की बात कही गई। कनिष्क के समय में दो प्रकार की कलाओं का या मूर्ति कलाओं का खूब विकास किया गया, डेवलपमेंट किया गया। और यहाँ पर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंतर्गत गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं के निर्माण किए। किसकी बेटा, गौतम बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया। सबसे पहला जो निर्माण हुआ था वो ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे पहला जो निर्माण किया गया था वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंतर्गत किया गया था, गौतम बुद्ध की प्रतिमा का। किसका बेटा,
गौतम बुद्ध की प्रतिमा का जो निर्माण किया गया था सर्वप्रथम, वो किया गया था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर। बोलो भाई, इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो एक बार हाँ कर दो बच्चा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब कहते हैं कि जो कनिष्क हुआ, कनिष्क ने बहुत सारे काम किए हालांकि, अब कहते हैं धीमे धीमे कनिष्क का समय खत्म हो रहा है, और कनिष्क का, या मैं ऐसे कहूँ कुषाण वंश का जो लास्ट रूलर है उसका नाम है वासुदेव। वासुदेव ये गद्दी पर बैठता है। प्रारंभ में वासुदेव के द्वारा ही भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। द्वैध शासन का मतलब क्या है? दो शासन, जिन्हें हम ड्यूल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत पहली बार कुषाण शासकों के द्वारा या कुषाणों के द्वारा की गई थी, और इसी समय कुषाणों के समय ही रेशम बनाने या सिल्क बनाने का आविष्कार, या रेशम को डेवलप करने का, रेशम बनाने की तकनीकी बोल सकते हो, टेक्निक जिसे कहते हैं, तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। ये सवाल कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, मैं आपको कई बार ये क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ यूट्यूब पर। बोलो हाँ या ना, अगर यूट्यूब कोई देखता होगा तो उसे जरूर पता होगा। चलिए, तो ये वो साम्राज्य है जो कुषाणों का था। जो किसका था? बोलो भैया, बताओ जल्दी से, किसका है? कुषाणों का। अब इसके बाद कई सारे वंश हैं, लेकिन आपके लिए उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मैं कह दूं नाग वंश है, वाकाटक वंश है, आभीर वंश है, इक्ष्वाकु वंश है, चुटू चुटू सतकर्णी वंश है, ठीक है, और गणतांत्रिक वंश है। ये वो वंश हैं जो मतलब आपको कहते हैं ना, इतिहास एकदम ऐसा लगने लगेगा कहाँ फंसा दिया, ऐसे वंश हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको इसलिए नहीं भी करवाए जाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम जो बढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों, वो हम बढ़ने वाले हैं कहाँ पर, जल्दी से बताओ। हम बढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य की ओर। किधर बढ़ेंगे बताओ जल्दी से? गुप्त साम्राज्य की ओर बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे गुप्त वंश को। चलें आगे, जल्दी से बताओ। इतनी बात क्लियर हो गई तो एक बार जल्दी से बता दो हाँ या ना। बताओ जल्दी से बताओ भाई, क्लियर मुद्दा? और 2 सेकेंड में आपके सामने एक वंश नया आ चुका है। ये देखिए, क्या आपको कुछ दिख रहा है नया? गुप्त वंश लिखा दिखा आपको? वर्धन लिखा दिखा आपको? जल्दी से बताएं जी। तो बिल्कुल गुप्ता से शुरुआत करेंगे और गुप्त वंश के बारे में हम लोग आज ज्ञान लेंगे। किसके बारे में? गुप्त के बारे में जान। अच्छा, कुछ लोग ये ना समझना, आज हम एक जगह पढ़ा रहे थे, एक जगह आज क्या कि हाँ आज ही पढ़ा रहे थे कि कल कल शायद पढ़ा रहे थे एक दिन पहले, तो एक लड़का बोला कि सर ये गुप्त वंश वही है जो गुप्ता होते हैं आजकल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कह दो ये वही गुप्त हैं जो गुप्ता है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक, हाँ। चलिए आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताओ सभी लोग मुझे। ठीक है, ठीक। देखो अब मेरी बात सुनो गौर से। कहते हैं गुप्त वंश के जो संस्थापक हुए, जो फाउंडर हुए,
वो थे श्रीगुप्त। फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त थे, जो 240 से 280 तक रहे। इसका इस वंश का जो उदय हुआ वो तीसरी शताब्दी के मध्य हुआ था, या तीसरी सेंचुरी के मध्य कह सकते हो। ठीक है, 240 में हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है श्रीगुप्त का शासनकाल था। और ये प्रयाग के समीप, प्रयाग के समीप या निकट हो रह सकते हो, समीप एक जगह है कौशाम्बी। कौशाम्बी, यहां से इसके एविडेंसेस मिलते हैं कि ये वंश यहाँ से डेवलप हुआ था, कौशाम्बी से। ऐसा माना जाता है कि जो श्रीगुप्त हैं, उनका जो परपोता था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, उसने बड़े नाम कमाए। और समुद्रगुप्त वाकई में बहुत ही फेमस राजाओं में से, या गुप्त राजाओं में से एक था। इवन दो अपने पिता के समय भी, पिता कौन है उसके? चंद्रगुप्त प्रथम। मतलब कहने का श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो हुआ वो कौन था? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी तो घटोत्कच हुआ। घटोत्कच हुआ जो 280 से लेकर के 319 तक रहा। लेकिन इसके भी समय में बहुत ज्यादा, कहते नहीं, बहुत ज्यादा फेमसिटी नहीं मिली, या बहुत ज्यादा ये ताकतवर शक्तिशाली स्वतंत्र राजा नहीं था। ये एक ऐसा राजा था, टाइम पास राजा बस। तो इनका भी समय बहुत फेमस नहीं रहा। लेकिन घटोत्कच का जो उत्तराधिकारी हुआ, जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम है बताओ जल्दी से? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी को पता चल जाना चाहिए, चंद्रगुप्त प्रथम वही व्यक्ति है जो कि इनका उत्तराधिकारी हुआ। और इसने गद्दी पर बैठते ही बैठते चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से लेकर 35 ईस्वी तक ये पहला चंद्रगुप्त वंश का, बिल्कुल अंचल जी, प्रयाग मतलब प्रयागराज, वही प्रयाग है। ठीक है, अच्छा मेरी सुनिए बात। चंद्रगुप्त जो प्रथम हुआ, ये पहला स्वतंत्र शासक है। He was the first independent ruler of the Gupta dynasty, that is Chandragupta first. अब कहते हैं एक पावरफुल मोनार्क, पावरफुल राजा जिसने एक टाइटल लिया, जिस टाइटल का नाम था महाराजाधिराज। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और लीच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। और जब कुमार देवी से विवाह किया तो इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। कौन से सिक्के जारी किए? गोल्ड क्वाइंस, सोने के सिक्के जारी किए, जिनको इन्होंने नाम दिया राजा रानी प्रकार का सिक्का। राजा और रानी प्रकार का सिक्का। इस सिक्के के पीछे इन्होंने अपनी और अपनी अपनी मतलब रानी कुमार देवी की चिन्ह भी लगवाए। कहते हैं इन्होंने गद्दी पर बैठते ही चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की, जिसे इंग्लिश में गुप्त एरा के नाम से जाना गया। देखिए दो चार एरा बहुत फेमस, जैसे विक्रम संवत से विक्रम एरा बोलते हैं, गुप्त संवत, हिजरी संवत, इलाही संवत, शक संवत। ये वो हैं सारे जो आप सभी के एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो गुप्त संवत हो, चाहे वो इलाही संवत हो, या चाहे और कोई संवत हो। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा और आप जरूर याद भी रखिएगा। बोलो भाई, मुद्दा क्लियर हो तो जल्दी से बताओ। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात को सुनिए। चंद्रगुप्त का जो
तो चंद्रगुप्त प्रथम जो हुए, इनका जो उत्तराधिकारी हुआ वो इनका बेटा हुआ, जिसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो वास्तविक नाम है, ये गद्दी पर कब बैठा? 335 में गद्दी पर बैठ गया था और लगभग ये 375 ईस्वी तक गद्दी पर। ठीक है, अब इसका जो वास्तविक नाम है, रियल नेम, वास्तविक नाम है काच। क्या नाम है? काच नाम था इसका वास्तविक। जब ये गद्दी पर बैठ गया तो कहते हैं समुद्रगुप्त ने विष्णु की पूजा की। विष्णु की पूजा की तो ये विष्णु का क्या हो गया बेटा? विष्णु का उपासक हो गया, डिवोटी कह सकते हो। बोलो हाँ या ना, क्या कह सकते हो? डिवोटी ऑफ भगवान विष्णु। और इसने सोने की मुद्राएं जारी की, जिनका नाम था गरुड़ मुद्रा। सोने की मुद्रा जारी की, जिसका नाम क्या था? सोने की मुद्रा जारी की, इसका नाम क्या था? गरुड़ मुद्रा। और साथ ही में इसने उस सोने की मुद्रा में अपनी अपनी आकृति भी बनवाई। और वो आकृति जिसमें ये वीणा बजाता था, वीणा बजाती हुई, वीणा बजाती हुई, जिसके अंतर्गत हुआ क्या बेटा? ये भी समझिएगा, वीणा बजाती हुई आकृति। इसका मतलब है, ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये संगीत प्रेमी था, संगीत प्रेमी था। साथ ही साथ ये वीणा बजा लेता था। अब ये आकृति आई, फिर इसने एक उपाधि ली, जो उपाधि कहलाई कविराज की। किस नाम से जानेंगे बेटा उपाधि? कविराज के नाम से जानेंगे। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत का क्या कहते हैं बेटा? नेपोलियन कहते हैं। आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? जल्दी से बताएं, आवाज आ रही है मेरी? बहुत तेजी से, क्योंकि अभी देखा ना आपने, ब्लिंक हुआ, इन्वर्टर से भी ब्लिंक कर दिया कुछ। चलिए अब मेरी बात को सुनिएगा। तो भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं समुद्रगुप्त को? क्या ऐसा कारण रहा? समुद्रगुप्त ने कुल मिलाकर के 23 राजाओं को हराया था। राजाओं को हराया था, जिस कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मुद्दा क्लियर हुआ कि नहीं? जिस कारण क्या कहते हैं सर? ये उपाधि आप से ही रख लेते थे। हाँ, अपने आप से ले लेते थे, कोई देता था तो भी ले लेते थे, नहीं तो अपने आप से ले लेते थे। पहले के राजा थे भाई, कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, अब समुद्रगुप्त जो है, उनकी पत्नी का नाम था दत्ता देवी। और समुद्रगुप्त को एक और नाम दिया गया है, लिच्छवी दौहित्र। क्या नाम दिया गया है? लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है।
लिच्छवी दौहित्र का मतलब क्या है? लिच्छवी की बेटी का बेटा। क्या मैंने कहा? लिच्छवी दौहित्र, इसका मतलब होता है डॉटर सन ऑफ लिच्छवी, लिच्छवी की बेटी का बेटा, इसे कहा गया है। ठीक है, लिच्छवी दौहित्र कहा गया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा गया है। और ये पहला ऐसा गुप्त शासक है जिसने, सुनिए गौर से, पहला ऐसा गुप्त शासक है जिसने अपने सेनापति के सहयोग से दक्षिण भारत को जीत लिया था। किसे जीत लिया था? दक्षिण भारत को जीत लिया था। अब आप यहाँ पर थोड़ी फोटो देख लो। क्या आप लोगों को इनकी फोटो दिखाई दे रही है भाई साहब? जल्दी से बताएं। भाई साहब की फोटो दिखाई दे रही है? ये हैं वो वीणा बजाते हुए भाई साहब समुद्रगुप्त, और ये है उनका सेनापति, सेनापति जिसका नाम क्या है? ये सेनापति वीर सेन। क्या नाम है इसका? वीर सेन। हाँ, स्मार्ट तो लग रहा है बहुत। और ये है इसके द्वारा जारी किए गए सिक्के, जिन्हें कहते थे गरुड़ मुद्रा। गरुड़ मुद्रा सोने की मुद्राएं थी, सोने की मुद्रा, सोने के सिक्के कह लो, सोने का कॉइन कह लो, वॉट एवर उसे। ठीक। अब कहते हैं इनके दरबार में, इनके दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में एक रहते थे दरबारी कवि, जिनका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। इन्होंने लिखी थी प्रयाग प्रशस्त लेख, इलाहाबाद पिलर कहते हैं इसे। इलाहाबाद पिलर या प्रयाग प्रशस्त लेख इसके द्वारा लिखा गया था, जिसमें समुद्रगुप्त की सारी बातों को और उसकी विजयों के बारे में, उससे संबंधित तथ्यों के बारे में इस स्तंभ में लिखा गया। कहते हैं समुद्रगुप्त के ही समय में पहली बार शिलालेख जो जारी हुए थे वो संस्कृत की चंपू काव्य शैली में। चंपू काव्य शैली का मतलब होता है कि संस्कृत और हिंदी का मिला जुला रूप, संस्कृत प्लस हिंदी का मिला जुला रूप क्या कहलाता है? चंपू काव्य शैली के नाम से जाना जाता है। किसने कराया था? समुद्रगुप्त ने कराया था। कहाँ कराया था? इलाहाबाद में। किससे कराया था? हरिसेन या हरिसेन से। बोलो मुद्दा क्लियर सभी को? जल्दी से बताएं। कहते हैं ही वॉज द फर्स्ट किंग हु परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ। ये पहला ऐसा गुप्त शासक हुआ जिसने अश्वमेघ यज्ञ किया। जिसने क्या किया? अश्वमेघ यज्ञ किया। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। ठीक है, क्या किया था मेरे प्यारे बच्चे? अश्वमेघ यज्ञ किया था। और अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद में एक उपाधि दी, अश्वमेघ पराक्रम की। कहते हैं इसके ही समय में, इसके किसके समय में? समुद्रगुप्त के ही समय में, समुद्रगुप्त के समय में साइलॉन या सीलोन श्रीलंका का नाम है, पुराना नाम। यहाँ के राजा थे मेघवर्मन, जो बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे या बुद्धिज्म को बहुत मानते थे। तो उनका मन था कि वो अपने पैसे से यहाँ पर मोनेस्ट्री बनवाए। मोनेस्ट्री का मतलब होता है बौद्ध मठ बनवाए। उसके लिए उन्होंने परमिशन ली थी। किससे? समुद्रगुप्त ग्रांटेड परमिशन टू द मेघवर्मन टू बिल्ड अ मोनेस्ट्री एट बोध गया। अगर कोई गया होगा, बोध गया बिहार साइड, तो उसे पता होगा कि वहां पर एक बड़ा ही खूबसूरत मोनेस्ट्री बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत वहां पर एक बौद्ध मठ बना हुआ है। क्या आप लोगों में से किसी ने देखा है?
ठीक है, चलो आगे बढ़ूंगा मैं और अगली बातों को बताऊंगा। कहते हैं समुद्रगुप्त जो है इसने ये सारे काम तो किए ही किए, फिर इसका उत्तराधिकारी भी गद्दी पर आया। लेकिन उत्तराधिकारी की गद्दी पर आने से पहले, ये बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कविराज, बोलो जल्दी से, वीणा वादन करते हुए या सिक्कों पर दिखाया गया है, बताया कि नहीं बताया बेटा? तो इसका जो उत्तराधिकारी आया वो एक रामगुप्त नामक आया। रामगुप्त और समुद्रगुप्त दोनों साथ ही साथ थे, लेकिन यहाँ पर रामगुप्त पहले आया बड़े होने के नाते। ये कहते नहीं, कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, आपके घर में अगर लीचवी, भैया एक जगह है योगेश जी, ठीक है, लीचवी एक जगह है, लीचवी में राजा हुआ करते, एक छोटा सा प्रोविंस हुआ करता था, ठीक है। तो लीचवी का नाम आप कई जगह सुनेंगे। प्रसेनजीत भी लीचवी के थे, चेटक भी लीचवी के थे, बहुत सारे राजा लीचवी में हुए हैं, ठीक है। छोटा सा राज्य हुआ करता था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसा कुछ बहुत बड़ा एम्पायर नहीं हुआ लीचवी। और लीचवी में मैं बता दूं, लीचवी में अधिकांशतः जितनी भी राजकुमारियां हुई हैं उन सभी के विवाह हुए हैं किसी न किसी राजा के साथ में। तो रामगुप्त जो था वो बैठ गया गद्दी पर, लेकिन रामगुप्त का शासन बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका। क्यों? इसका कारण था, रामगुप्त बहुत ही सीधा साधा था, और ज्यादा सीधा साधा होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे रामगुप्त का शासन बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका। उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं हमारे चंद्रगुप्त सेकंड। सुनिएगा बात को, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त सेकंड गद्दी पर बैठते हैं, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। ये 380 से लेकर के 412 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। अब इन्हें विक्रमादित्य क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने, सुनिएगा, ये बहुत ही न्यायप्रिय थे। सबसे पहली बात तो ये न्यायप्रिय थे, दूसरा बड़े उदार भी थे, ठीक है। उदार और न्याय संगत और न्यायप्रिय होने के कारण, ठीक है, साथ ही साथ में इन्होंने शकों को भी हराया था। ये जो युद्ध हो रहा है आप देख रहे हैं, ये शकों और चंद्रगुप्त सेकंड के बीच में हो रहा है। और इस युद्ध में शकों को हरा दिया चंद्रगुप्त सेकंड ने। तब इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। विक्रमादित्य की क्या ली बेटा? उपाधि ली, ठीक है। न्यायप्रिय शासक थे बहुत ही, और न्याय के लिए ही इन्होंने युद्ध लड़ा था। जब इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली तब इन्हें कहा गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या कहा गया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मैं आपको बता दूं, भारतीय इतिहास में कुल मिला के 14 विक्रमादित्य हुए हैं। क्या मैंने शब्द बोला? जल्दी से बताओ। कि भारतीय इतिहास में कुल मिलाकर के 14 विक्रमादित्य हुए हैं। उन 14 विक्रमादित्यों में से सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस विक्रमादित्य अगर कोई हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त हुआ है। कौन हुआ है? बताओ जल्दी से। चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक, यही विक्रमादित्य कहलाए। कहते हैं इनका दूसरा भी इनके नाम हुआ करते थे, देवराज और देवगुप्त कहा गया। ये महरौली के लौह स्तंभ से पता चलता है। महरौली का लौह स्तंभ इन्होंने ही बनवाया था, चंद्रगुप्त सेकंड। कहते हैं इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था ध्रुव देवी और दूसरे का नाम था कुबेर माता। जो पहली पत्नी है उसका बेटा था कुमार गुप्त प्रथम, और जो दूसरी पत्नी है उसकी बेटी थी प्रभावती। प्रभावती का विवाह हुआ, वाकाटक मुकुट से विवाह किया, जिसका राजकुमार कौन था बेटा? रुद्रसेन था। रुद्रसेन था। रुद्रसेन की हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा? शकों के द्वारा। तो फिर अब ससुर बहुत नाराज होता है, प्रभावती का पिता, जो कि है चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्या करता है? शकों पर आक्रमण कर देता है।
उन्हें हरा देता है और शकों का जो राजा था प्रमुख रुद्रसेना तृतीय, उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद संपूर्ण उज्जैन पर अधिकार कर लेता है। और इसीलिए तो फेमस हुआ, संपूर्ण उज्जैन पर अधिकार कर लेता है। अवंती कहलाता था उस टाइम पे। उज्जैन को क्या कहते थे उस टाइम पे? अवंती। अधिकार कर लेता है और शकों को हरा देता है, फिर उपाधि लेता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो उपाधि कौन सी लेते हैं? बताओ जल्दी से, कौन सी उपाधि लेते हैं? विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं। अब इसके बाद में ये पहला ऐसा शासक हुआ गुप्त वंश का जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली। और उपाधि लेने के बाद कि चांदी के सिक्के जारी करते हैं, और ये चांदी के सिक्के कहलाते हैं रुपये का। क्या कहलाते हैं? रुपये का। एक बात मैं बता दूं, गर्ण मुद्राएं जो जारी की थी किसने की थी? समुद्रगुप्त ने। जो सोने के सिक्के थे, इन्होंने जो जारी किया वो थे क्या? चांदी के सिक्के। क्या थे वो? रुपये का। इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई वो अवंती की राजधानी उज्जैन थी, तो उज्जैन को इन्होंने राजधानी बना दिया। ये भी फॉलो करते थे विष्णु भगवान को, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। तो इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अब कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले कुछ विद्वान थे जिन्हें यहाँ पर नवरत्न के नाम से जाना गया है। नवरत्न, नवरत्न के नाम से जाना गया। उन नवरत्नों की बात करूं तो वारामिहिर, अमर सिंह, कालिदास, बेताल भट्ट, घटक पर्क और आपके वर रुचि, शंकु और धन्वंतरी, ये सारे वो हुआ करते थे जो विद्वान थे। तो कहते हैं इनके दरबार में जो संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान था वो कोई और नहीं था, उनका दरबारी कवि थे कालिदास। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कहते हैं इनके दरबार के जो फिजिशियन थे वो आयुर्वेद के आयुर्वेदाचार्य थे, मतलब बहुत बड़े वेदाचार्य थे। मतलब आयुर्वेद का हर एक शब्द उन्हें पता था, वो आयुर्वेदाचार्य थे, जिनका नाम क्या था? धन्वंतरी था। साथ ही साथ में कहते हैं इनके दरबार में आने वाला जो चीनी यात्री था जिसका नाम क्या था? फाहियान। ये सवाल 20 बार आया है, अगर आपने पेपर कोई भी दिया होगा तो जरूर इस सवाल को देखा होगा। अगर प्राचीन इतिहास आ रहा है तो धन्वंतरी, कालिदास, बेताल भट्ट, वारामिहिर, यहाँ से प्रश्न आने लगभग तय हैं। फाहियान, वेनशांग, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते। तो फाहियान नामक चीनी यात्री इनके दरबार में आया था। अब कहते हैं, मैं थोड़ी सी और बात बता दूं आप सभी प्यारे दोस्तों को। इनके दरबार में रहने वाले कौन कौन थे? वारामिहिर, ठीक है, दो तो ये लिख ही दिए आपने, कालिदास और धन्वंतरी। एक थे अमर सिंह, अमर सिंह, बिल्कुल मैंने क्या कहा, आता ही आता है। कालिदास लिख चुके हो, कालिदास, हालांकि आप दोबारा लिखो कालिदास। बेताल भट्ट, ये तो बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे बेताल भट्ट। घट परख, घटक परख, ठीक है, पर, ठीक है। अगले थे आपके वर, वर रुचि। अगला है आपका शंकु। अगला है आपका धन्वंतरी, धन्वंतरी। उसका अगला है छपड़क। ये वो 9 नाम है, 2 4 6 3 9। ये वो 9 नाम है जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, हो सकता है। कहते हैं चंद्रगुप्त सेकंड ने या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने व्याघ्र शैली में के सिक्के जारी किए थे।
एक शैली होती थी व्याघ्र शैली। इस शैली में सिक्के ढलवाए थे और उन्हें जारी करवाया था। ठीक, अब कहते हैं इनके दरबार में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने कुछ लिखा भी है, कुछ पुस्तकें भी हैं, आर्यभट्ट भी थे, है ना। तो आर्यभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका। आपको मैं बता दूं, आर्यभट्ट की ही पुस्तक में मिला है दशमलव प्रणाली का विकास। आर्यभट्ट की पुस्तकों में बताया गया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक, तो ये किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने। ये वही आर्यभट्ट हैं जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया है, शून्य की खोज की। शून्य की क्या की थी? खोज की थी। वारामिहिर, वारामिहिर ने 2 पुस्तकें लिखी, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। क्या लिखी बेटा? पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता नामक पुस्तकें लिखी। विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र। पंचतंत्र तो मैं आपको बता दूं विश्व में 3रे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रंथ है और सबसे बड़ी और प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र। शूद्रक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मृच्छकटिकम। क्या नाम था बेटा? मृच्छकटिकम। इसी तरीके से एक पुस्तक लिखी गई थी मुद्रा राक्षस। ये वो पुस्तकें हैं जो एग्जाम में कम से कम 20 बार आ चुकी हैं, 1-2 बार नहीं, 20 बार। ये पुस्तक लिखी थी विशाख दत्त ने। किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। देवी चंद्रिका, एक और मैं लिख दे रहा हूं, देवी चंद्रिका मत लिखो, देवी चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्त, इसमें चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, जो ध्रुव देवी हैं, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी है, उनकी प्रेम कथा या विवाह का वर्णन किया गया है इस साहित्य में, देवी चंद्रगुप्त में। यह भी विशाख दत्त ने ही लिखी है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त विशाख दत्त की दोनों पुस्तकें हैं, यह साहित्य है। अब कहा जाता है, जैसे मैं कहता हूँ कालिदास, तो कालिदास ने बहुत लिखी। ऋतु संहारम, बोलो लिखी कि नहीं लिखी? अभिज्ञान शाकुंतलम, बोलो। विक्रमो उर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, ये किसकी है? मेघदूतम। बताओ, लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे? कि एक कान से सुन रहे हो, दूसरे में लीड नहीं है तो बाहर निकल जा रहा है। रघुवंशम, बहुत बढ़िया, सुन रहे हो ना सभी लोग? जल्दी से बताओ, कथा नहीं है भैया, ना कथा सुन के खत्म कर दो। कौन कौन सी बताई हमने कालिदास की? बताओ जल्दी से फिर। मेघ दूतम, रघुवंशम, और बताओ। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, और बताओ। अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और बताओ। शकुन हाँ, शाकुंतलम, ठीक है। विक्रमो उर्वशीयम, विक्रमो उर्वशीयम, उर्वशीयम, ठीक है। कुमार संभवम, बहुत सारी हैं यार इनकी तो। कुमार संभवम, ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो बहुत सारी हैं इनकी, आप लिख सकते हैं, और भी एक आधी अगर ढूंढ लो तो लिख सकते हो, सोच समझ के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, जल्दी से बताओ हाँ या ना। अगली जो बातें हैं वो है कुमारगुप्त की, जो कि उत्तराधिकारी हुआ किसका बेटा? जल्दी से बताओ, जो उत्तराधिकारी हुआ किसका? बोलो। चंद्रगुप्त का, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। इसके बारे में
फिर बात करेंगे स्कंदगुप्त के बारे में, पुरुगुप्त के बारे में, फिर वर्धन के बारे में, फिर ये खत्म होगा। तो अभी इसमें खत्म होने में समय लगेगा, ठीक है। तो आज की जो सेवाएं हैं उनको यहाँ पर विराम दिया जाएगा, और विराम दे करके अगली क्लास में हम लोग मुलाकात जब करेंगे, मतलब नेक्स्ट डे, तो इसे हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि आज लगातार क्लासेस हो गए हैं, तो आज अभी एक्स्ट्रा भी जुगाड़ नहीं हो पाएगी, कुछ एक्स्ट्रा बता दिया जाता है, ठीक है। शुभम जी कह रहे हैं सर टाइम का पता ही नहीं चला। देखिए आराम से चीजों को पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइम भी नहीं पता चलेगा, काम भी हो जाएगा। और मेरी क्लास में तो टाइम वैसे भी नहीं पता चलता लोगों को, ठीक है। अगली क्लास में जब मिलेंगे तब हम लोग आगे चलेंगे, तब तक के लिए आपकी सेवाएं यहीं रुकेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को 7:40 से 8 बजे तक की क्लास में यूट्यूब पर मेरे साथ जरूर जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, बड़ा साधुवाद रहेगा, झमाझम वाली नमस्ते रहेगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।